हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जुलाई 2026 के बारे में। ठीक है, पूरे जुलाई महीने में घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, अपने इस क्लास में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स है यूपी स्पेशल के, जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे पॉइंट्स को अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूपी स्पेशल के करंट अफेयर के वीडियोस मंथ के एंड में जरूर करा दिया करें। तो अब उससे क्या होगा कि हर महीने के एंड में 30 तारीख, 31 तारीख ये यूपी स्पेशल का वीडियो कंप्लीट कर दिया जाएगा। रात को 10 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहली खबर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे जो खबरें रखी गई हैं, ये डेली करंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ाता हूं, वहां पर जितने उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को देखा जाए एक साथ अलग करके आपके लिए यूपी स्पेशल के जितने करंट अफेयर एक साथ कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाता है। बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश में डिजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान शुरू किया गया है। 1 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सहारनपुर से डिजी रोवर विशेष भू पैमाइश अभियान का शुभारंभ किया गया, जो 15 अगस्त 2026 तक राज्य के सभी तहसीलों में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इससे जो अभियान चलाया जा रहा है, ये विशेष भू पैमाइश अभियान, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जो लंबित भू पैमाइश, ठीक है, लंबित भू पैमाइश एवं सीमांकन मामलों पर पारदर्शी तथा मिशन मोड पर शीघ्र निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये डिजी रोवर विशेष भू पैमाइश अभियान स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 1 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। बात की जाए तो अभियान में डिजी रोवर आधारित आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर उच्च सटीकता के साथ डिजिटल भूमि सर्वेक्षण एवं सीमांकन किया जाएगा। मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को अभियान के प्रभावी तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए निर्देशित भी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। जनपद शाहजहांपुर का जो जलालाबाद था, अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम क्या होगा, परशुरामपुरी होगा। ठीक है, जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, परशुरामपुरी कर दिया गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2026 को शाहजहांपुर जनपद की नगर पालिका परिषद जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यहां पर चर्चा करें तो यह निर्णय स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की मांग के आधार पर जन भावना के सम्मान करते हुए लिया गया है। बात की जाए तो नाम परिवर्तन का निर्णय राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा यह निर्णय उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया तथा प्रशासनिक अभिलेखों में नया नाम लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जितने भी प्रशासनिक अभिलेख होंगे वहां पर जलालाबाद की जगह पर देखा जाए परशुरामपुरी का यूज किया जाएगा। ये परशुरामपुरी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां पर देखा जाए जन्मस्थली माना जाता है भगवान परशुराम की। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया है। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति निर्धारित है, जिससे लखनऊ कानपुर की यात्रा लगभग 35 से 45 मिनट में पूरी होगी। बात की जाए तो परियोजना के साथ हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 के 4 लेन उन्नयन तथा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा फ्लाईओवर का भी शिलान्यास किया गया है। चर्चा करें आगे। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 46,000 पौधे लगाए गए हैं तथा निगरानी के लिए 100 से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर देखा जाए ये एक्सप्रेसवे, अब एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, 2018 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्री में आपके सवाल पूछा गया था एक्सप्रेसवे। ठीक है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उससे संबंधित सवाल पूछ लिया गया था। ठीक, और एक्सप्रेसवे आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 6, जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना विकास से संबंधित उत्तर प्रदेश की अवसंरचना विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में दे रखा है और वहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां पर जो अवसंरचना विकास है उससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2023 यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में आपसे सवाल पूछा गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महत्व पूछा गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का महत्व बताइए। तो इस प्रकार से देखा जाए एक्सप्रेसवेज अवसंरचना विकास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं और उत्तर प्रदेश में जो अवसंरचना विकास के दृष्टिकोण से ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के द्वारा। लंबाई कितनी है? 63 किलोमीटर की लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 में 35.27 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के नाम से एक अभियान लॉन्च किया गया और उस अभियान के दौरान देखा जाए 35.27 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया उत्तर प्रदेश ने। बात की जाए तो इससे पहले 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया था। आगे चर्चा करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए हरित उत्तर प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण कदम इसको बताया है। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये वृक्षारोपण महाअभियान लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो देखा जाए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि इस वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान सबसे ज्यादा वृक्षारोपण किन जिलों में किए गए, तो उन जिलों के अंतर्गत देखा जाए सोनभद्र का पहला स्थान है। सबसे ज्यादा वृक्षारोपण कहां किया गया? सोनभद्र में किया गया है। कितने पौधे यहां पर लगाए गए? लगभग 1.68 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। दूसरे स्थान पर कौन आता है? दूसरे स्थान पर ललितपुर आता है। दूसरा स्थान किसका है? ललितपुर का है। यहां पर देखा जाए तो 93.63 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। और तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान है झांसी का। ठीक है, तीसरा स्थान है झांसी का। यहां पर बात करें तो 93.96 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। और इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा जिला कौन कौन सा है उत्तर प्रदेश का जो वृक्षारोपण महायज्ञ के दौरान सबसे ज्यादा पौधों का रोपण किया गया? तो उनमें देखा जाए सोनभद्र का पहला स्थान है, दूसरे पे ललितपुर और तीसरे पे झांसी है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कुकरेल नाइट सफारी परियोजना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, आप जानते हैं जो कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट है ये कहां पर अवस्थित है? ये लखनऊ में अवस्थित है, राजधानी में अवस्थित है। और इसको अब देखा जाए जो कुकरेल नाइट सफारी परियोजना है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में प्रस्तावित नाइट सफारी तथा प्राणी उद्यान परियोजनाओं को पर्यावरणीय शर्तों के साथ आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। बात करें यहां पर तो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को 3 माह के बाद परियोजना स्थल का निरीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। और यही जो पर्यावरणीय शर्तें हैं, इन्हीं पर्यावरणीय शर्तों के आधार पर जो कुकरेल नाइट सफारी है उसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव जो था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको अनुमति प्रदान कर दी गई है। परियोजना में बात करें तो परियोजना की अनुमानित लागत 1510 करोड़, क्षेत्रफल लगभग 900 एकड़ तथा 71% जो है ये हरित क्षेत्र रहेगा। यहां पर बात करें तो प्रस्तावित परियोजना में एशियाई शेर, जो बंगाल टाइगर है, घड़ियाल है, उड़न गिलहरी, तेंदुआ तथा हाइना आदि प्रमुख आकर्षण होंगे। यानी कि ये जो एशियाई शेर है, बंगाल टाइगर है, घड़ियाल है, उड़न गिलहरी है, तेंदुआ है, हाइना है, ये सब कुछ यहां पर देखा जाए जो कुकरेल अभ्यारण्य है उसमें रखे जाएंगे। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई। कहां पर अवस्थित है ये जरूर जाने रहिएगा, लखनऊ में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया कौशल सेतु और कौशल सारथी। ठीक है, यहां पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो विश्व युवा कौशल दिवस होता है। विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल देखा जाए जो 15 जुलाई का दिन होता है, 15 जुलाई का दिन विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में हर साल 15 जुलाई का दिन मनाया जाता है। बात की जाए तो 15 जुलाई 2026 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौशल सेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण भागीदारों को ऑनलाइन कागज रहित पंजीकरण तथा आबद्धीकरण हेतु विकसित पोर्टल है। ठीक है, बात की जाए तो कौशल सारथी डिजिटल मानचित्रों के माध्यम से जिलावार प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण भागीदार हैं उनकी जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, बात की जाए तो इस कार्यक्रम के दौरान रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया, जिससे कौशल विकास में पारदर्शिता और पहुंच ये दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी उद्देश्य से जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई के दिन जब विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा था उसी टाइम पर देखा जाए तो समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। आईपीसी और यूपीपीपीसी के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, आईपीसी और यूपीपीपीसी के बीच में
एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। कब हस्ताक्षरित हुआ है? 14 जुलाई 2026 को। बात की जाए तो भारतीय औद्योगिक मानक आयोग, भारतीय औषधि मानक आयोग, भारतीय मानक औषधि आयोग अर्थात इंडियन फार्माकोपियो कमीशन बात करें, इसने 14 जुलाई 2026 को येडा मेडिटेक इन्वेस्ट मीट में उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल अर्थात यूपीपीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। यहां पर देखा जाए तो इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल्स तथा मेडिकल डिवाइस पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता मानकों की नियामकीय अनुपालन को बढ़ावा देना है। बात करें तो इस समझौते के तहत फार्माको विजिलेंस, मेटेरियो विजिलेंस, संयुक्त प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, शोध और उद्योग शिक्षा सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो इसके तहत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को डिजिटल प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी तथा उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता भी मिलेगी। और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो आईपीसी और यूपीपीसी के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, हमारी अगली खबर क्या है। उत्तर प्रदेश बनेगा एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक का राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश है इसको एआई, रोबोटिक्स और डीप टेक का राष्ट्रीय केंद्र बनाने के उद्देश्य से यहां पर देखा जाए कुछ घटनाएं परिघटित हुई हैं। आइए उनको देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और डीप टेक का राष्ट्रीय केंद्र बनाने हेतु व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। देखा जाए तो नोएडा में 75 एकड़ में प्रगति परियोजना के अंतर्गत देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एवं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, चूंकि जो जीएस पेपर 6 है, ठीक है, जीएस पेपर 6 यहां पर देखा जाए जो विज्ञान और तकनीक से संबंधित सवाल है, ठीक है, विज्ञान तकनीकी से संबंधित सवाल आपकी मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। और चूंकि मुख्य परीक्षा का रोल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले क्या था कि यूपी स्पेशल के जो सवाल होते थे आपके, जब जीएस पेपर 1 2 3 4 होते थे तो उसमें यूपी स्पेशल के सवाल विरल ही देखने को मिलते थे। साइंस जो साइंस टेक के सवाल है वैसे कोई नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब क्या है कि जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जब से 2023 में नया सिलेबस आया, 2023 24 25 साइंस टेक के सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो साइंस टेक से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं, कुछ नया, कुछ देखा जाए केंद्र स्थापित किया जा रहा है या फिर जो एक्सेलेंस सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है, तो ये सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी, उस दृष्टिकोण से ये जो राष्ट्रीय केंद्र है बहुत अहम होने वाला है और ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के तहत देखा जाए इस कार्य योजना के तहत 25 एकड़ में प्रगति परियोजना के अंतर्गत देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स में सवाल पूछेगा कि देश का पहला एकीकृत रोबोटिक्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो यह नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किस परियोजना के अंतर्गत, तो प्रगति परियोजना के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। परियोजना का लक्ष्य 2000 करोड़ रुपए से अधिक सकल मूल्य संवर्धन एवं 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना। इसके साथ ही लखनऊ और नोएडा को यू हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ और नोएडा को किस रूप में, यू हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। बात करें तो युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस तथा सेमीकंडक्टर जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी यहां पर प्रदान किया जाएगा इस यू हब में। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, अपार आईडी जारी करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी आज से 4-5 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अपार आईडी जारी करने में उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो देश में कौन सा स्थान है, देश में पहला स्थान है। बात करें तो उत्तर प्रदेश ने विद्यार्थियों को अपार आईडी जारी करने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब यहां पर जो अपार है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, पीवाईक्यू में आपसे पूछा जा चुका है, ये पॉइंट आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो अपार का पूर्ण रूप जान लीजिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है अपार का पूर्ण रूप। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की अवधारणा पर आधारित है। बात की जाए तो यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स तथा डिजी लॉकर के साथ एकीकृत होकर विद्यार्थियों की शैक्षणिक अभिलेख, प्रमाण पत्र एवं उपलब्धियों को आजीवन डिजिटल रूप में सुरक्षित रखता है। बात करें तो इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत UDISE प्लस एवं स्टूडेंट रजिस्ट्री पहल के माध्यम से किया जाता है।
ठीक है, तो इसका देखा जाए जो प्रबंधन है, कार्यान्वयन है, किसके अंतर्गत किया जाता है ये जरूर जाने रहिएगा। और अपार का पूर्ण रूप आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। और अपार आईडी जारी करने में प्रदेश में और सॉरी देश में किसका स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का देखा जाए प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, अपने उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगली खबर देखें, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन यहां पर देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आइए देखते हैं। 21 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 है, इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। और यहां पर जो ये योजना है, इसके अंतर्गत देखा जाए जो मेरिट होती है ना, मेरिट में टॉप 5%, ठीक, टॉप 5% जो स्नातक छात्राएं हैं उनको पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी प्रदान की जाएगी। मुख्य उद्देश्य क्या है, जो लड़कियों का ड्रॉप आउट दर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को संचालित किया जा रहा है, ताकि बच्चियां जो है, ठीक है, वो स्नातक तक की अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, पढ़ें, और अंत में देखा जाए जब वो स्नातक होती हैं, मेरिट में आती हैं, तो टॉप 5 जो % छात्राएं होती हैं, स्नातक छात्राएं, उनको पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी प्रदान की जाए। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई थी। बात की जाए स्कूटर की खरीद सरकारी ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से होगा। पैकेज में पंजीकरण, बीमा, ठीक है, ISI मार्क, हेलमेट, 4 लीटर पेट्रोल और अन्य आवश्यक सामग्रियां प्रदान की जाएंगी। मतलब ये वही चीजें हैं जो बेसिक आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटी वगैरह खरीदने जाते हैं, तो सारी चीजें आपको प्रदान की जाती हैं, वो सारी चीजें यहां पर प्रदान की जाएंगी। और योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में छात्राओं का ड्रॉप आउट दर कम करना, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है, आवागमन सुगम बनाना तथा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, आपको पता है जो 48वां सत्र है यूनेस्को का 48वां सत्र, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है बुसाने में। ठीक है, बुसाने ये पड़ता है दक्षिण कोरिया में, और बुसाने में आयोजित किया जा रहा है। और उसी दौरान देखा जाए यूनेस्को का जो 48वां सत्र था, उसी के दौरान सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सारनाथ वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश, जिसको आप धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, वो दिया था, तथा बौद्ध संघ की स्थापना यहीं पर भगवान बुद्ध के द्वारा की गई थी। इसको मृगदाव के नाम से भी जानते हैं, ऋषि पत्तन के नाम से जानते हैं। और यहां पर देखा जाए जो विश्व धरोहर अभिसमय है, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, इसको कब अपनाया गया था, ये पॉइंट भी आप याद रखिए। तो 1972 में इसको अपनाया गया था। चर्चा करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका देखा जाए जो मुख्यालय वो कहां पर अवस्थित है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। आगे चर्चा करें, अगर हम विश्व धरोहर स्थलों की बात कर ले तो विश्व धरोहर स्थल की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 45 हो गई है, जिनमें 37 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 45 हो गई है। सारनाथ के सम्मिलित होने के बाद परीक्षा में पूछे कि 45वां स्थल कौन सा है? सारनाथ है। चलिए आगे देखते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जो SIT गठित की गई है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी अध्यक्षता में SIT गठित की गई है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक किरण S की अध्यक्षता में, ठीक है, 4 सदस्यीय SIT का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 4 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि जो 4 सदस्यीय SIT है ना, उसमें एक सदस्य और ऐड किया जाए और वो फॉरेंसिक ऑडिटर होगा। 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को सम्मिलित किया जाए और 2 सप्ताह के भीतर पहली स्थिति रिपोर्ट, जो प्रथम स्थिति रिपोर्ट होती है, फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट होती है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रदान किया जाए। चलिए देखते हैं। SIT का गठन 25 जुलाई 2026 को अधिसूचना के माध्यम से किया गया, जिसमें सोमेन वर्मा, गौरव ग्रोवर, रितेश कुमार सिंह सदस्य के रूप में शामिल है। यहां पर बात की जाए तो न्यायालय ने जांच में पारदर्शिता, सुधारात्मक उपायों और श्रद्धालुओं के दान का उचित लेखा जोखा को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया है। और इसी के लिए देखा जाए जो चढ़ावा चोरी था उसके लिए SIT गठित की गई। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं जरूर याद रखिएगा, किरण S के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है।
चलिए आगे देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और CSIR राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। परसों का जो करंट अफेयर था उसमें मैंने आपको बताया था 29 जुलाई 2026 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने CSIR राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ के साथ 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। अब ये जो 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो जनजातीय जैव संसाधनों के संरक्षण करना, नरजातीय वनस्पति विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि जो जनजातीय जैव संसाधन है एवं नरजातीय वानस्पतिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान है, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय और CSIR राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान के बीच में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। परीक्षा में आपसे स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में अवस्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सवाल पूछा जा चुका है PYQ में। और इस प्रकार के जो संस्थान होते हैं ना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान, उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो इस पहल के अंतर्गत दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त औषधीय पौधों का संरक्षण हेतु ऊतक संवर्धन तथा विशेष बीज बैंक विकसित किए जाएंगे। स्थानीय जनजातीय युवाओं को संरक्षण तथा पौधे प्रसार तकनीकों का प्रशिक्षण देकर समुदाय आधारित सतत संरक्षण को भी सुदृढ़ किया जाएगा। और इसी वजह से देखा जाए तो यहां पर यह 3 वर्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। लखनऊ में स्थापित होगा क्लीन प्लांट सेंटर। ठीक है, ये क्लीन प्लांट सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। देखते हैं, लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। यहां पर बात करें तो इस केंद्र के माध्यम से किसानों को गुणवत्ता युक्त एवं रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कृषि उत्पादकता तथा फसल गुणवत्ता में वृद्धि होगी। बात की जाए तो इस जो बैठक आयोजित की गई थी लखनऊ में, उसमें देखें तो मृदा परीक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विकास के लिए जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। बात करें तो अल नीनो के संभावित स्थिति को देखते हुए फसल प्रबंधन, आकस्मिक तैयारी एवं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो VBG रामजी योजना है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर भी बल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो क्लीन प्लांट सेंटर है इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। और इस क्लीन प्लांट सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्ता युक्त एवं रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाए, जिससे कृषि उत्पादकता तथा फसल गुणवत्ता में वृद्धि हो। चलिए आगे चलते हैं और अपने अंतिम खबर को देखते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल का महत्वपूर्ण खबर, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और जुलाई महीने का अंतिम खबर है। सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन। यहां पर बात की जाए तो 29 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लखनऊ स्थित कमांड हॉस्पिटल, जो सेंट्रल कमांड का कमांड हॉस्पिटल है, यहां पर देखा जाए देश के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ठीक है, यह देश का पहला सैन्य चिकित्सा विभाग है और इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। चर्चा करें तो यह विभाग सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा और युद्ध क्षेत्र चिकित्सा, साथ ही साथ CBRNE प्रतिक्रियाओं तथा आपदा चिकित्सा पर केंद्रित रहेगा। ठीक है, यानी कि जो युद्ध क्षेत्र चिकित्सा होती है और आपदा प्रतिक्रिया होती है, उस दृष्टिकोण से यह बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं, विभाग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, टेलीमेडिसिन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, वेरिएबल उपकरण तथा सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से सैनिकों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल और युद्धक तैयारियों में सुदृढ़ किया जाएगा। यानी कि जो सैनिक होते हैं उनको बेसिकली तैयार किया जाएगा यहाँ पर टेलीमेडिसिन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, वेरिएबल उपकरण तथा सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से। बात की जाए तो यह पहल रक्षा रणनीति विजन 2026 से 30 के अंतर्गत प्रस्तावित ग्लोबल मिलिट्री मेडिसिन सेंटर तथा स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उन सारे करंट अफेयर को इस 25 मिनट के वीडियो के अंतर्गत कंपाइल करने का प्रयास किया, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड जितने पॉइंट थे आपके यूपी स्पेशल के, सारे पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आइए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि डिजी रोवर विशेष भू पैमाइश अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? लखनऊ से किया गया, सहारनपुर से किया गया है, वाराणसी से किया गया है या फिर प्रयागराज से किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद नगर पालिका परिषद का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? परशुराम नगर रखा गया है, परशुरामपुरी रखा गया है, रामपुरी रखा गया है या फिर लक्ष्मीबाई पुरी रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में किस अवसर पर लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस पर, विश्व युवा कौशल दिवस पर, विश्व श्रमिक दिवस पर या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर? आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4, जो अपार है ना, अपार
अपार का पूर्ण रूप क्या है? अब यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और हमारा अंतिम सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत किन छात्राओं को स्कूटर प्रदान किया जाएगा? सभी स्नातक छात्राओं को, केवल स्नातकोत्तर छात्राओं को, या फिर देखा जाए मेरिट के आधार पर चयनित शीर्ष 5% छात्राओं को, केवल ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को, ठीक है। तो ये है 5 सवाल, इन 5 सवालों का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और वीडियो जब आप पूरा कंप्लीट कर लें इस वीडियो के एंड में, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपका वीडियो कंप्लीट हो, उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आपको वीडियो के एंड में क्या लिखना है? लिखना है डन, ठीक है, डन आपको जरूर लिखना है। लेकिन इस वीडियो में क्या लिखिएगा, क्योंकि आज देखा जाए जुलाई महीना पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको लिखना है जुलाई डन, ठीक है, जुलाई डन लिखिएगा। आज के इस जो कमेंट है, कमेंट को भर दीजिएगा पूरी तरीके से। और पिछले देखा जाए जब से हम लोगों ने डन लिखवाना स्टार्ट किया है, पूरे कमेंट भरे रहते हैं, और इससे क्या होता है, इससे एक चीज ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं। और दूसरी बात ये है, जो डन है ना, ये आपका टास्क है। मैं क्यों कहता हूं आपको डन लिखने के लिए? डन आपका टास्क है। जिस दिन आपने डन नहीं लिखा, समझिए उस दिन आपने करंट अफेयर की क्लास को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, आधे में छोड़ के चले गए हैं। इसी वजह से वीडियो की क्लास, जब भी आप पूरा वीडियो क्लास देखें तो एंड में आपको डन जरूर लिखना है। डन लिखने से ये होगा कि आपने करंट अफेयर का जो टास्क था आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं 1 अगस्त की वीडियो में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।